हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम पावर को एसी फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे, अगर हम एसी ट्रांसमिशन करेंगे तो क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। सेम वैसे ही अगर हम पावर को डीसी में ट्रांसमिट करेंगे तो क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है, मैं आपको पिछले बार भी बोला था, पहले से मैं बोलते आ रहा था कि हम जब हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो हम इसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। मैं बोला था कि इसका कुछ एडवांटेजेस होते हैं हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट करने का। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं, पावर को हाई वोल्टेज में क्यों ट्रांसमिट करते हैं। 230 वोल्ट हमको चाहिए तो पावर को क्यों 230 वोल्ट में ट्रांसमिट नहीं करते। तो यही चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि पावर को क्यों हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते, क्यों लो वोल्टेज में ट्रांसमिट नहीं करते। ठीक है, आज मुझे एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पावर को क्यों हाई वोल्टेज में ही ट्रांसमिट करना है, क्यों आप लो वोल्टेज में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग अपने यहाँ टॉपिक का नाम रख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ, ठीक है, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। मतलब हम ट्रांसमिशन करते समय वोल्टेज को हाई रखते हैं। ठीक है, तो हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज रखने का क्या एडवांटेजेस है, हम यही आज पढ़ेंगे। इक्वेशंस के साथ समझेंगे, ताकि मैथमेटिकल प्रूफ के साथ समझेंगे कि हाई पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, नॉर्मली आप देखते हो कि हमारा जो पैटर्न रहता है, जब अब मैं आपको सबसे पहला लेक्चर में आपको मैं जब सब एसी सप्लाई स्कीम समझाया था, तो उस समय मैंने बोला था कि हमारा जनरेशन भले ही 11 वोल्ट जनरेट 11 केवी जनरेट हो रहा हो, हम उसको स्टेप अप करते हैं 440 या 220 केवी में। उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद रिसीविंग स्टेशन होगा, वहाँ पे स्टेप डाउन होगा 132 में, उसके बाद फिर से स्टेप डाउन होगा 33 में, उसके बाद 11, ऐसा होता है। उसके बाद फाइनल कस्टमर को 230 या 440 वोल्ट मिलता है। लेकिन ट्रांसमिट करते समय आप देख सकते हो 220 440 इतना वोल्टेज में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यही आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज अगर हम देख लेंगे, तो हमारा सबसे पहला एडवांटेज ये रहेगा कि अगर हम पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम को कम करेगा। ठीक है, रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, मतलब जब हम पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो सेम डिस्टेंस के लिए जो कंडक्टर हमको चाहिए, जैसा अगर मुझे मान लो 100 किलोमीटर मुझे लाइन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुझे पावर को ट्रांसमिट करना है, तो इस 100 किलोमीटर को दूरी पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो कंडक्टर लगेगा, जो कंडक्टर का वॉल्यूम हमको चाहिए, जितना कंडक्टर हमको चाहिए वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर हम लोग हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, मतलब जितना कंडक्टर हमको चाहिए, अगर हमको फॉर एग्जांपल अगर हमको हाँ हाँ 100 मेगावाट का पावर को 150 किलोमीटर्स के दूरी तक ट्रांसमिट करना है, तो इतना अगर हम मैं ये वाला केस में मैं अगर 220 केवी हाई वोल्टेज इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे जो कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर का जो कंडक्टिंग मटेरियल जो चाहिए वो थोड़ा कम पड़ेगा व्हेन कंपेयर टू अगर मैं सेम 100 मेगावाट का पावर को सेम 150 किलोमीटर का दूरी पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं 132 केवी पे ट्रांसमिट करूँगा, तो शायद मुझे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम, थोड़ा कंडक्टिंग मटेरियल का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अब आपको मैं ये मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि ये होता है तो कैसे होता है, क्या इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर मैं सेम पावर सेम डिस्टेंस को ज़्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे कंडक्टिंग मटेरियल का वॉल्यूम कम लगेगा। सेम पावर को सेम दूरी तक अगर मैं कम वोल्टेज में ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे कंडक्टिंग मटेरियल
ज़्यादा इस्तेमाल, जितना कम वोल्टेज में आप पावर को ट्रांसमिट करेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग आज मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं स्टार्टिंग में कुछ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं जहाँ भी पी लूँगा तो इसका मतलब मैं जो पावर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पावर क्या रहेगा आपका, ये पावर आपका वॉट्स में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहीं पे भी वी लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लाइन वोल्टेज की बात, लाइन वोल्टेज ले रहा हूँ। ठीक है, जिसका यूनिट्स रहेंगे वोल्ट्स। ठीक है, अगर मैं कॉस फाई कहीं पे लिखा हूँ तो कॉस फाई मेरा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है अपना लोड का। पावर फैक्टर का कोई यूनिट्स नहीं होता है। ठीक है, लैग लीड लिखते हैं बस। ठीक है, अगर मैं एल लिखा हूँ कहीं पे तो ये मेरा होगा लेंथ ऑफ लाइन, कितना दूरी तक मुझे पावर को ट्रांसमिट करना है उतना दूरी तक मैं लाइन डालूंगा तो उस लाइन का लेंथ है जो कि हमारा मीटर्स में रहता है। ठीक है, अगर मैं आर लिखूंगा तो आर मतलब मेरा हो गया रेसिस्टेंस, जो कंडक्टर में इस्तेमाल कर रहा हूँ उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस पर कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका यूनिट्स होंगे ओम्स। ठीक है, अगर मैं कहीं पे रो लिया हूँ, रो मतलब आपका क्या होता है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, अगर मैं कहीं पे रो लूंगा तो रो मेरा क्या होगा, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी होगा। ठीक है, और अगर मैं कहीं पे ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब मेरा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो कंडक्टर मैं ले रहा हूँ उसका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और ये आपका किस में रहेगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग में याद रखिएगा, आगे जाके मैं जब डेरिवेट करूंगा मैं इक्वेशन को, तो पी मतलब पावर जो कि वॉट्स में रहेगा, वी मतलब वोल्टेज, वो भी लाइन वोल्टेज होगा वी जो कि वोल्ट्स में रहेगा, कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर रहेगा, एल में हमारा कंडक्टर का लंबाई होगा, जितना दूरी तक हमको लाइन पावर ट्रांसमिट करना है उतना दूरी तक हम लाइन डालेंगे तो लाइन मीटर्स में होगा। उसके बाद आर हमारा रेजिस्टेंस होगा, वो भी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो कि ओम्स में रहेगा। ठीक है, रो हमारा रेजिस्टिविटी होगा, वो बेसिकली वो कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, अगर जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो कंडक्टर का उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो कांस्टेंट है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो कंडक्टर का मोटापा होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम पहला प्रूव करना देखेंगे कि वॉल्यूम सच में कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम नॉर्मली यहाँ पे थ्री फेज पावर को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो मैं जो पी ले रहा हूँ वो थ्री फेज पावर है। ठीक है, पूरा तीन फेज का पावर है पी। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको थ्री फेज पावर का फॉर्मूला चाहिए, पी इज इक्वल टू फॉर्मूला दो तरह का होता है। एक होता है √3 लाइन वोल्टेज करंट इंटू कॉस फाइव स्टार कनेक्शन में। अगर पी देख, अगर मैं फेज वोल्टेज लूँगा वी फेज आई कॉस फाइव रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास, मैं आपको ये ऊपर ही इक्वेशन लिख के दिखाया हूँ, हमारे पास जो जो वोल्टेज है वो हमारा लाइन वोल्टेज है, हमारे पास फेज वोल्टेज है नहीं, तो हम लोग पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो फार्मूला ले रहे हैं वो हमारा ये है पी। ठीक है, पी इज इक्वल टू √3 वी आई कॉस फाइव। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आई का आई ले लूँगा तो आई इज इक्वल टू जो हमारा कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई ले लूँगा तो आई हमारा क्या होगा, पी अपॉन √3, यहाँ पे वी एल की जगह वी लिख दूंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही यहाँ पे ऊपर बता दिया हूँ कि हमारा अगर हम लोग यहाँ पे वी हमारा लाइन वोल्टेज है, तो पहले मैं आपको बता दिया था वी लाइन वोल्टेज है, तो हम वी एल की जगह वी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि रेसिस्टेंस का भी आपको फार्मूला पता है। रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ठीक है, अब आपका अगर आपने मैं बोलूँ हमको कंडक्टर है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें एक कॉपर लॉस होता है ना, कंडक्टर में एक कॉपर लॉस होता है। यहाँ पे हम कॉपर लॉस को डब्ल्यू लेते हैं, वो भी वॉच में रहेगा। कॉपर लॉस नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वेयर इंटू आर होता है, अगर मैं एक कंडक्टर का कॉपर लॉस देख रहा हूँ। ठीक है, कॉपर लॉस एक कंडक्टर का। ठीक है, अगर तीन कंडक्टर, क्योंकि हमारा थ्री फेज है, थ्री फेज में कितने तार होंगे, थ्री वायर होंगे। ट्रांसमिशन में थ्री फेज थ्री वायर यूज करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में एक न्यूट्रल वायर एक्स्ट्रा आता है, लेकिन ट्रांसमिशन में तीन ही तार इस्तेमाल होता है। तो हमारा कॉपर लॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू नॉर्मली आई स्क्वेयर आर है, लेकिन हमारे पास तीन तीन थ्री फेज है तो थ्री आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। ये हमारा टोटल कॉपर लॉस है, पूरा हमारा कॉपर लॉस। ठीक है,
तो यहाँ से मैं W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 3, और आपका I का पहले से दिया हुआ है, I का वैल्यू क्या दिया हुआ है P अपॉन रूट 3 V cos फाई, और R का वैल्यू भी दिया हुआ है रो L अपॉन ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ये आपका P अपॉन रूट 3 V cos फाई हो जाएगा, और R की जगह आपका रो L अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर है तो ये हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बचेगा रो एल अपॉन ये, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टोटल लॉस आ जाएगा पी स्क्वायर रो एल अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ये हमारा टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल लॉस हो जाएगा वॉट्स में, ये आप याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोगों को शायद इसका ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, शायद हम लोगों को इसका ज़रूरत पड़ सकता है आगे। ठीक है, और नीचे ये भी रहेगा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें से हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसी इक्वेशन से, अगर हमको इसी इक्वेशन से अगर मुझे ए का वैल्यू चाहिए तो ए इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर रो एल अपॉन, ये उधर चला जाएगा, डब्ल्यू उधर आ जाएगा। ठीक है, वी स्क्वेयर पी स्क्वेयर रो एल अपॉन डब्ल्यू वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, ये एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला हूँ जो हमारा ये होगा वो एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और आप सबको पता है फिजिक्स से नॉर्मली वॉल्यूम को मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इनटू लेंथ होता है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर एक तरह का सिलेंडर का शेप में होता है ना, कंडक्टर एक तरह का सिलेंडर का शेप होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू सिलेंडर का हाइट होता है, ए इंटू एच होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे कंडक्टर की हाइट की जगह एल आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर लंबाई के ऊपर डिपेंड है, तो कंडक्टर एल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली सिलेंडर का एरिया इंटू एच होता है, लेकिन हमारा हाइट मतलब कंडक्टर का लंबाई ही हो गया। ठीक है, तो ए इंटू एल हो जाएगा, लेकिन हम पावर किस में ट्रांसमिट कर रहे हैं, 3 फेज पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। 3 फेज में कितने तार होंगे, 3 तार होंगे, तो हमारा पावर का फार्मूला हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू एल, क्योंकि हमको टोटल वॉल्यूम चाहिए पूरा सिस्टम में, जो हम पावर ट्रांसमिट करें उसको टोटल वॉल्यूम चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू ये का ये यही वैल्यू ये की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर रो एल अपॉन 3 वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 इंटू एक एल एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 पी स्क्वेयर रो एल स्क्वेयर अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर रो एल अपॉन वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एल स्क्वेयर हो गया, तो पी स्क्वेयर रो एल स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि मैं पहले बोला हूँ मेरा पावर फिक्स रहता है, कितना पावर ट्रांसमिट करना है 1100 मेगावाट पावर ट्रांसमिट करना है, तो पावर हमारा कांस्टेंट रहेगा। और कंडक्टर आपने एक बार चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने अगर कंडक्टर एक बार चूज़ कर लिया तो रो भी कांस्टेंट हो जाएगा, आपका पी कांस्टेंट है। ठीक है, कंडक्टर एक बार आपने चूज़ कर लिया, जैसा मुझे अगर ए सी एस का कंडक्टर यूज़ करना है तो एल्यूमिनियम कंडक्टर, मटेरियल कांस्टेंट हो गया, वही मटेरियल यूज़ करूँगा पूरा डिस्टेंस के लिए, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। कितना दूर ट्रांसमिट करना है 150 किलोमीटर मुझे भेजना है, तो एल भी अगर कांस्टेंट मान लेंगे, और पावर फैक्टर कॉस 5 फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पावर फैक्टर को 1 रख दूंगा, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका वॉल्यूम कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर मैं पी रो एल कॉस 5 सब कांस्टेंट मान लूँगा, तो हमारा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जो हम लोग वोल्टेज,
तो अगर आप ज़्यादा वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो आपको कंडक्टर का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, जो आपको इस इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमको ये क्लियर हो रहा है कि जितना हाई वोल्टेज में आप ट्रांसमिट करोगे आपका वॉल्यूम उतना कम वॉल्यूम में ट्रांसमिट कंडक्टर उतना कम लगेगा। ठीक है, तो जो पहला बात मैं बोला हूँ कि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से हमारा वॉल्यूम कंडक्टर का कम हो जाता है, जो कि हमको यहाँ पे क्लियरली प्रूव हो गया, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमको ये चीज़ क्लियर हो रहा है सॉरी, इस फॉर्मूला से हमको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब आप हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करोगे तो आपका कंडक्टर का वॉल्यूम कम लगेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ हमने प्रूव कर दिया है कि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से कंडक्टर का वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होगा? पहला एडवांटेज मैथमेटिकली प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एडवांटेज देखते हैं। तो हमारा दूसरा एडवांटेज क्या होगा, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से हमारा दूसरा एडवांटेज क्या होगा? इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जो ये होता है। ठीक है, हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हम जितना पावर यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं उतना मैक्सिमम पावर वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, 90% ऐसा। ठीक है, मतलब अगर मैं हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट करूँगा तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मान लो 90% था, तो अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिट करूँगा शायद मेरी एफिशिएंसी 92% हो जाए, मतलब पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर कस्टमर तक ट्रांसमिट होगा, लॉसेस कम हो जाएगी। ठीक है, वही होगा बात, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपका इनपुट पावर एफिशिएंसी, इनपुट पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? इनपुट पावर इक्वल टू, ठीक है, आउटपुट पावर। हम लोगों को पता है कितना पावर ट्रांसमिट करना है, 150 मेगावाट ट्रांसमिट करना है, तो हमको पावर पता है कस्टमर के पास 150 मेगावाट जाना चाहिए। ठीक है, तो पी हमको पता है, प्लस टोटल लॉसेस। जो 150 मेगावाट में बोल रहा हूँ वो कस्टमर को 150 वोल्ट चाहिए, 150 मेगावाट का पावर चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पावर भेजते हैं, यहाँ से 152 151 ऐसा भेजते हैं, ताकि बीच में अगर 1 मेगावाट का लॉस भी हो जाएगा तो कस्टमर के पास 150 मेगावाट का पावर जाए। तो कस्टमर को वो 150 मेगावाट चाहिए, तो हमारा पी हमको पता है, तो पी प्लस लॉसेस। तो ये पी हमारा क्या हो गया? ये पी हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट प्लस टोटल लॉसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे पी प्लस टोटल लॉसेस, टोटल लॉसेस का हमने अभी फार्मूला निकाला है जो कि डब्ल्यू होता है। टोटल लॉसेस हमारा डब्ल्यू होता है। तो प्रीवियस केस में, क्योंकि कंडक्टर सारे पैरामीटर्स सेम है, पी रो एल सब वही है, तो प्रीवियस केस में हमने डब्ल्यू का फार्मूला निकाला था। डब्ल्यू का फार्मूला ये आया है ना, पी स्क्वेयर रो एल अपॉन वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव इंटू ये। तो यही हम लोग यहाँ, क्योंकि भी टोटल लॉस का ही था, है ना, तो यही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल लॉस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी स्क्वेयर रो एल अपॉन वी स्क्वेयर कॉज स्क्वेयर फाइव इंटू ये। ठीक है, तो अब ये हमारा इनपुट पावर का हो गया। ठीक है, तो हमारा इनपुट पावर का फॉर्मूला हो गया ये P प्लस पी स्क्वेयर रो एल अपॉन वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव इंटू ये। ठीक है, अब एक चीज़ आपको एक और देखना है, जे। जे क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, जे होता है आपका करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। कहीं भी डेंसिटी होता है, अगर फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे फ्लक्स अपॉन एरिया, कभी भी डेंसिटी आएगा तो अपॉन एरिया, जिसका डेंसिटी है उसका अपॉन एरिया होता है। जैसा ये करंट डेंसिटी है तो करंट अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? आई अपॉन जे लिख सकता हूँ, है ना। तो अब यही वैल्यू ले जाके यहाँ पे ए के पास सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब हमारा इनपुट पावर क्या हो जाएगा? इनपुट पावर इक्वल टू, ठीक है, पी प्लस पी स्क्वेयर रो एल अपॉन वी स्क्वेयर कॉज स्क्वेयर फाइव, ये की जगह आई अपॉन जे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा? पी प्लस पी स्क्वेयर रो एल
ये जे ऊपर चला जाएगा, जे अपॉन, ठीक है, अपॉन, ठीक है, वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव इंटू 1/i लिख सकते हैं। नीचे आई बचा है तो उसको बगल में भी लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव इंटू आई है, उसको 1/i भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, अब या तो यहीं पे देख लेंगे, साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों को पता है कि आई इज इक्वल टू, हमको पता है कि पावर पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, √3 VI cos फाइव था, जो कि वी हमारा लाइन वोल्टेज था। तो यहाँ से हमारा आई इज इक्वल टू क्या आया था, आई इज इक्वल टू पी अपॉन √3 V cos फाइव आया था, है ना। तो यही वैल्यू हम ले जाके इस आई, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, अगर आई इज इक्वल टू पी अपॉन √3 V cos फाइव है तो 1/i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, √3 V cos फाइव अपॉन पी हो जाएगा, है ना। तो ये ले जाके वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नहीं, ये ले जाके वहाँ पे 1/i की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमारा इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इक्वल टू पी प्लस पी स्क्वेयर √L/J अपॉन वी स्क्वेयर कॉज स्क्वेयर फाइव। हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इजी रहे हमको, ठीक है। और 1/i की जगह √3 V cos फाइव अपॉन पी, ठीक है। ये p ये स्क्वायर कट जाएगा, ये v ये स्क्वायर कट जाएगा, ये cos फाइव और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा इनपुट पावर हो जाएगा p प्लस √3 P अपॉन v cos फाइव, यही हो जाएगा ना इनपुट पावर। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना जो भी वीडियो देख रहे हैं, p प्लस √3 P अपॉन v cos फाइव। अब इन दोनों में हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, p को कॉमन ले सकते हैं। जब हम p को कॉमन लेंगे 1 प्लस, ठीक है, √3 ठीक है, p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √L बचेगा अपॉन v cos फाइव, यही होगा हमारा, है ना, ठीक है। ये भी अच्छी बात है। तो अब आपको एफिशिएंसी का फार्मूला पता है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारा p रहेगा, इनपुट पावर हमारा ये p इंटू 1 प्लस √3 √L अपॉन v cos फाइव। यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बचेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/1 प्लस √3 √L अपॉन v cos फाइव, ठीक है। ये हमारा एक बाइनोमियल थ्योरम होता है मैथ में। अगर आपको y इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये है तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये 1 माइनस ये ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम आप मैथ्स में पढ़े होगे, तो यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी इक्वल टू ये पूरा ऊपर आएगा तो 1 माइनस √3 √L अपॉन, ठीक है, v cos फाइव। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो ये टोटल ये एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा। अब आप ये मत सोचना सर ये तो डिनोमिनेटर में है तो एफिशिएंसी घटना चाहिए, भाई ये 1 माइनस 1/x का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप x को बढ़ाओगे तो ये टोटल वैल्यू कम होगा और ये टोटल वैल्यू माइनस के बाद है, मतलब अगर आप पहले v का वैल्यू अगर आप कम रखोगे, ठीक है, तो 1 माइनस 0.3 रहेगा, उस समय ये 0.7 हो जाएगा। अगर आप v को ज़्यादा रखोगे तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस ये 0.2 हो जाएगा, तो टोटल आपका 0.8 हो जाएगा, तो पहले से बढ़ जाएगा। अगर आप v बढ़ाओगे तो माइनस के बाद का ये पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, माइनस के बाद वैल्यू कम हो जाएगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन से आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जब आप v बढ़ाएंगे
तो एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, क्योंकि वी बढ़ाएंगे तो 1 माइनस समथिंग, माइनस वाला वैल्यू कम हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस कम होगा तो ऑटोमेटिकली टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप जब वी बढ़ाएंगे तो ये माइनस के बाद का पूरा ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा। जब ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो 1 माइनस ये फ्रैक्शन कम होगा, सेम कंडीशन, पहले 1 माइनस 0.3 था तो हमारा टोटल 0.7 हुआ, अब 1 माइनस 0.2 हो जाएगा तो हमारा टोटल बढ़ जाएगा। फ्रैक्शन के बाद वाला जब घटेगा, वी बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन के बाद वाला ये पूरा टर्म घटेगा, तो माइनस के बाद वाला जब घटेगा तो टोटल हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इससे ये प्रूव हो गया कि जब आप हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तो हमारा तीसरा होगा कि जब हम लोग हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा, ठीक है, परसेंटेज लाइन ड्रॉप, लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज इन परसेंटेज लाइन ड्रॉप। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो लाइन में जो ड्रॉप होता है वो आप कैसे निकालोगे, आई इंटू आर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंटू कंडक्टर का करंट, वही आपका लाइन का ड्रॉप होता है। मतलब अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन है, अगर मान लो आपने इधर 132 केवी दिया तो आपको इधर 131 केवी मिल रहा है, तो बीच में लाइन में आपको 1 केवी का ड्रॉप हो रहा है, और ये 1 केवी का ड्रॉप आई इंटू आर की वजह से होता है। वैसे जेड भी लेते हैं लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं आई इंटू आर की वजह से होता है। और आप सबको पता है कि आर का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आई इंटू रो एल अपॉन ये, और हम सबको पता है जे इक्वल टू आई अपॉन ये है, तो यहाँ से ये इक्वल टू आई अपॉन जे हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो लाइन ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू रो एल अपॉन आई बाई जे, आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा लाइन ड्रॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल जे हो जाएगा। ठीक है, रो एल जे हो जाएगा, ये हमारा लाइन ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, परसेंटेज लाइन ड्रॉप, जिसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन भी बोलते हैं। जब आप मशीन्स पढ़े हो तो मशीन्स में आपके आता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे परसेंटेज लाइन ड्रॉप, अगर आप देखोगे परसेंटेज लाइन ड्रॉप इक्वल टू लाइन ड्रॉप अपॉन वी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे रो एल जे अपॉन वी, एक बार मटेरियल फिक्स हो गया तो रो कांस्टेंट हो जाएगा, कितना दूरी पे ट्रांसमिट करना है वो भी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब आप हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो आपका ये परसेंटेज लाइन ड्रॉप, जितना लाइन ड्रॉप होता है वो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसमिट करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो यही आपका बताना है। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन से कि जब हम पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे तो हमको 3 एडवांटेज है। सबसे पहला, वॉल्यूम, कंडक्टर कम लग रहा है। दूसरा एडवांटेज, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तीसरा एडवांटेज, लाइन ड्रॉप, परसेंटेज लाइन ड्रॉप, जो कंडक्टर में ड्रॉप हो रहा है वो कम हो रहा है। तो ये तीनों एडवांटेजेस है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि आप ज़्यादा वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम 1000 केबी 2000 केबी में पावर को ट्रांसमिट कर दो, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वो क्या है, जब आप ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे, कंडक्टर को हवा में तो नहीं भेज सकते, कंडक्टर को इंसुलेट करना पड़ता है, नहीं तो शॉक मारेगा। तो कंडक्टर को इंसुलेशन जो करेंगे वो ज़्यादा करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज है भाई, ज़्यादा पावरफुल वोल्टेज है, अगर इंसुलेशन नहीं करोगे तो बहुत दूर दूर तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा और बहुत दूर दूर तक ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो कंडक्टर को इंसुलेट करने, ज़्यादा इंसुलेट करना पड़ेगा, तो इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर, सर्क्यूट ब्रेकर, इन सब का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, हाई वोल्टेज के लिए सर्क्यूट ब्रेकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से एडवांटेजेस तो है, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो इसलिए पावर को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि वैसा हाई वोल्टेज चूज करो जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स।
ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, जो आप आगे आगे पढ़ोगे, आगे 2-3 लेक्चर बाद आप पढ़ोगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि ज़्यादा वोल्टेज ऐसा चूज़ करो कि ये ये सारे एडवांटेजेस भी हमको मिले, और ये जो कॉस्ट लग रहा है इंसुलेशन करने में और ट्रांसफार्मर्स का कॉस्ट जो लग रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि कंडक्टर, जब हम हाई वोल्टेज में पावर ट्रांसमिट करेंगे तो कंडक्टर का वॉल्यूम कम लग रहा है, एफिशिएंसी ज़्यादा आ रहा है, और लाइन में ड्रॉप भी कम हो रहा है। ठीक है, विथ मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग अलग अलग स्कीम्स देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, और आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।